नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना सेक्शन 1 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 1 का नाम है प्रीलिमिनरी वर्क एंड टैक्स पेयर डेटा एंड इसका हमारा पहला चैप्टर है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जो भी टैक्स पेयर है उसका सारा इन्फॉर्मेशन हमें इकट्ठा करना पड़ता है टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, इसलिए ये चैप्टर सबसे पहले रखा गया और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसका पर्पज़ क्या होता है? सबसे पहले इसका पर्पज़ जानना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ए टैक्स रिटर्न इज ओनली एज करेक्ट एज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। टैक्स रिटर्न हमारा इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी मतलब गलत इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठा हो यानी गलत रिटर्न, यानी पेनल्टी। और पेनल्टी टैक्स पेयर को नहीं पड़ती है, टैक्स प्रिपेयर को पड़ती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो रिटर्न भर रहा है उससे भी ज़्यादा दिक्कत हमें होगी अगर गलत रिटर्न फाइल हुआ तो यानी ऑडिट होगा। ऑडिट के बाद प्रिपेरर लाइबल, प्रिपेरर पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इसलिए हमारा सबसे पहला काम है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी टैक्स पेयर के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के हमारे 4 पिलर हैं, 4 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसमें हमारा पहला है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। एकदम सीधी सी बात है, अगर मैं भी किसी का रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना। और वर्बली तो वेरीफाई नहीं कर सकते ना कि किसी का नाम माइकल हो और वो अपना नाम एलेक्स बता रहा है, यानी अपने इंडिया में ही समझो किसी का नाम रमेश हो और वो अपना नाम सुरेश बता रहा है, तो ये वर्बली हमारा नहीं होगा। और अगर IRS जैसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है और हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो सारी चीज़ें, एक चीज़ आप जान लीजिए कि इसमें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट पे चलेंगी, डॉक्यूमेंट पे चलेंगी। वर्बली तो कुछ नहीं चलेगा इसमें। अगर आप बिल्कुल ये दिमाग में रखें कि नहीं वर्बली होगा तो वर्बली तो भूल ही जाओ, वर्बली इसमें नहीं होने वाला, सब कुछ डॉक्यूमेंट पे चलेगा। तो इसलिए हमारा IRS का एग्जैक्ट रूल है वेरीफाई द टैक्स पेयर आइडेंटिटी यूजिंग गवर्नमेंट इशूड IT। अपने यहाँ जैसे किसी की भी आइडेंटिटी कैसे हम लोग समझते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये हमारे गवर्नमेंट इशू करती है, वैसे वहाँ भी है। IRS का भी एकदम एग्जैक्ट रूल है कि हाँ भैया इनका जो है सबसे पहले इनकी आइडेंटिटी कैसे क्लियर करेंगे, जो गवर्नमेंट ID इशू करता है उसके थ्रू हम इनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। तो यानी चेक करना होता है, सबसे पहला चीज़ चेक करना होता है हमारा नेम। सबसे पहला चीज़ क्या चेक करेंगे? नेम। मस्ट मैच SS कार्ड। एक होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, SSN कार्ड होता है, ये SSN कार्ड, ये होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये 9 डिजिट का होता है, स्टार्टिंग में 3 होते हैं, फिर 2 एंड फिर 5। ये हमारा 9 डिजिट का नंबर होता है। अपने यहाँ जैसे 10 डिजिट का है, वह 9 डिजिट का नंबर। और ये बहुत ही उनका है, मान लो आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर है। ये टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन पूरी देता है। और ये किनको मिलता है अमेरिका में, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहली चीज़ कि वहाँ के आप रेसिडेंट हो। जैसे अपने यहाँ भाई किसको आधार कार्ड बनेगा? जो यहाँ का निवासी हो, और वहाँ भी वही उन्हीं को मिलेगा जो वहाँ के रेसिडेंशियल हो। और दूसरा ग्रीन कार्ड होल्डर हो। और स्पेशल केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में वो लोग कुछ वीज़ा होल्डर को दे देते हैं। हाँ, टूरिस्ट लोगों को ये कार्ड बिल्कुल अलाउ नहीं है। पहले आप वहाँ पर रेसिडेंट हो, उसके बाद ही आपको ये SSN कार्ड बनेगा। ये सोशल सिक्योरिटी नंबर कार्ड हम आगे चल के और डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहला डॉक्यूमेंट ही हमारा लगेगा SSN कार्ड। सबसे पहला डॉक्यूमेंट ही हमारा लगेगा SSN कार्ड। इसके बिना कुछ नहीं होना भाई, इसके बिना कुछ नहीं होना। तो मस्ट मैच SSN कार्ड। IRS सिस्टम ओनली फर्स्ट 4 लेटर रीड करता है नेम कंट्रोल करने के लिए। अगर वो हमारा नहीं है, मिसमैच है, तो रिटर्न रिजेक्ट, उसी जगह से ही रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगी हमारी। अब हम इसके आगे देखते हैं SSN ITIN। ये क्या है? गलत SSN से क्या होता है? EIC रिजेक्ट होगा, CTC रिजेक्ट होगा, रिफंड डिले हो जाएगा, IRS का नोटिस आ जाएगा आपको। ये CTC यानी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट,
ईटीसी क्या है, इनकम टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट होगा, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट होगा, रिफंड डिले होगा, आपका रिफंड अगर है तो डिले हो जाएगा, आईआरएस का नोटिस हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर 4 लेटर ही आपका मैच नहीं हुआ भाई, वहीं से तुरंत रिजेक्ट, वहीं से ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम है एसएसएन को। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ एक ही बार इनकरेक्ट हुआ, साल भर के क्रेडिट गलत हो सकते हैं। यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक, यानी बहुत ही केयरफुल होकर हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। एंड फाइलिंग स्टेटस इंडिकेटर क्या है, एग्जांपल इसमें समझते हैं, मैरिड है या फिर डाइवोर्स्ड है। अब फाइलिंग स्टेटस इंडिकेटर, जो हमारा टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उसका क्या स्टेटस है, वह तो सिंगल होगा, या तो उसकी शादी हो गई होगी, या तो भैया उसका तलाक हो गया होगा, या तो अबेंडन्ड स्पाउस होगा, या फिर विडो होगा, विडोड यानी कि फीमेल्स के केस में। यही हमारी 3-4 कंडीशन बनेगी। मैरिटल स्टेटस इज डिपेंड ऑन 31 दिसंबर रूल, ये भी एक रूल है कि हाँ मैरिटल स्टेटस किसी का, यानी कि 31 दिसंबर ईयर एंड में अगर उस वहाँ तक वो साथ में है, यानी वो लोग साथ में हैं या फिर उनका डाइवोर्स हो गया है, वो उस रूल के हिसाब से। इस रूल को हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि हाँ ये एक मैरिटल स्टेटस रूल है जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डिपेंडेंट का रिलेशनशिप कैसे होगा, कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे, बर्थ सर्टिफिकेट, डिपेंड यानी कि चाइल्ड हो सकता है उनका, स्कूल रिकॉर्ड्स, मेडिकल इंश्योरेंस रिकॉर्ड, रेसिडेंसी प्रूफ। अब बर्थ सर्टिफिकेट ये भी ज़रूरी कि हाँ भाई हम इनके लड़के हैं कि नहीं, वो हमारा बच्चा है कि नहीं, ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट डिसाइड करेगा। और एंड सेकेंड है हमारा स्कूल रिकॉर्ड। उसके बाद हाँ स्कूल के रिकॉर्ड में मदर फादर का नेम होता है, वहाँ पर हमारा एड्रेस होता है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस रिकॉर्ड, अगर वहाँ पर हमने नियर बाई कहीं पर भी अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है तो वो भी हमारा रिकॉर्ड में होता है। एंड रेसिडेंसी प्रूफ, इसे हमारे यहाँ बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंसी प्रूफ ये ज़रूरी है। आईआरएस, नेवर टेक डिपेंडेंट्स बेस्ड ऑन वर्बल क्लेम्स। मैंने फिर बोला, आप टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, वहाँ पर आपका मुँह ज़बानी नहीं सुनना है किसी का। वर्बली बोल दिया, हाँ भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, ये मेरे बच्चे हैं, हो सकता है उनके एक बच्चे हो और वो टैक्स डिडक्शन के लिए 4-5 गिना दें आपको, तो आप वर्बली नहीं उन पे बिलीव करेंगे, आप उनका पूरा ये सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे भाई, ये बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ क्या अपने यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम यूएस का पढ़ रहे हैं तो वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आईआरएस का एक रूल आप मास्टर कर लीजिए, नेवर टेक डिपेंडेंट्स बेस्ड ऑन वर्बल क्लेम्स। वर्बली क्लेम आपको बिलीव ही नहीं करना है इनका। अब चलते हैं हम अपना पिलर 2 की तरफ। ये हमने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, उसके बाद हमारा आता है इंटरव्यू सेक्शन। आईआरएस इंटरव्यू प्रोसेस, वैसे आईआरएस बता दें, आईआरएस यूएस की एक बॉडी है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, जो वहाँ पर टैक्स वाली फील्ड को पूरा हैंडल करती है। अभी इसके बारे में हम और डिटेल से समझेंगे, अभी इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। पिलर 2 है, इसके हमने 4 पिलर समझे थे, तो पिलर 1 हमने समझ लिया, अब पिलर 2 समझने जा रहे हैं। तो पिलर 2 है हमारा आईआरएस इंटरव्यू प्रोसेस। आईआरएस के हिसाब से रिटर्न बनाने का सबसे क्रिटिकल स्टेप है इंटरव्यू, लेकिन इसी जगह से सही इन्फॉर्मेशन हमें पता भी चलती है। जैसे सर्कुलर 230 का रूल कहता है, यू मस्ट आस्क एडिक्वेट क्वेश्चंस एंड मस्ट नॉट इग्नोर इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये भी रूल है सर्कुलर 230 का। ये सर्कुलर 230 हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस रूल को आप दिमाग में रखिए। अब इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, अब इंटरव्यू प्रोसेस अगर आईआरएस ने कुछ बताया है तो उनके भी गाइडलाइन के हिसाब से चलेगा। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा पूछा हो गया, ये नहीं होने वाला। आईआरएस की गाइडलाइन के हिसाब से भी इंटरव्यू आपका होगा। तो आईआरएस ने कुछ स्टेप्स बना के रखे हैं, द रियल 7 स्टेप्स आईआरएस मॉडल।
स्टेप 1 समझते हैं, वार्म अप एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आप किसी को भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, चाहे आप फेस टू फेस हो या फिर फ़ोन कॉल पर हो, तो हमें सबसे पहला है वार्म अप, ग्रीटिंग्स, गोल्स। इसका गोल्स क्या है? टैक्स पेयर को कंफर्टेबल बनाना। आप एकदम से एरोगेंट होकर बात नहीं कर सकते उनसे, भाई आप उनका रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो। एंड ट्रस्ट बिल्ड करना, उनके साथ आपको ट्रस्ट बनाना है। आइडेंटिटी वेरीफाई करना, ये इनके गोल्स होते हैं, वार्म अप एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के, यानी इंटरव्यू प्रोसेस का ये हमारा गोल्स होता है। वार्म अप क्वेश्चन क्या होता है? टेल मी अबाउट योर जॉब एंड फैमिली। लास्ट ईयर का रिटर्न किसने बनाया था? अगर हम भी किसी क्लाइंट का, इंडिविजुअल हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी क्लाइंट का हमें टैक्स प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहली चीज़ है उसके साथ हमें हेल्दी रिलेशन बनाने हैं। वो हमें पे कर रहा है टैक्स रिटर्न करने के लिए, तो इसलिए सबसे पहला है कि हाँ उसके साथ हेल्दी रिलेशन हमें बनाने हैं। तो ये हमारा वार्म अप क्वेश्चन हो गए। अब IRS एक्सपेक्टेशन क्या होता है? टैक्स पेयर ओपन हो जाए, टैक्स पेयर एकदम ओपन हो जाए, हिडन इनकम चार्ज बताता जाता है, इसलिए IRS ने आपको अपॉइंट किया है, आपको वो लाइसेंस दिया है कि हाँ आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये IRS की एक्सपेक्टेशन होती हैं टैक्स प्रिपेयर से। अब इसका हम स्टेप 2 समझते हैं, पर्सनल एंड फैमिली डिटेल्स, फाइलिंग स्टेटस प्लस डिपेंडेंस। ये पूरा सेक्शन फाइलिंग स्टेटस, क्वालिफाइंग चाइल्ड, रूरल प्लस रेसिडेंसी टेस्ट के लिए होता है। स्टेप 2 हमारा, इसमें क्या क्या पूछना है आपको? मैरिटल स्टेटस, एनी चेंज हुआ कि नहीं, कि आप अभी भी रिलेशन, मतलब आप शादीशुदा अभी भी हैं या फिर आपका डाइवोर्स हो गया है, ये सारी चीज़ें हमें पूछनी होती हैं। एनी न्यू चाइल्ड, भाई 1 साल का समय था, पॉसिबल है कि हाँ उनके चाइल्ड हुए हों, तो इसलिए हमें आस्क करना है कि यहाँ पर कोई और चाइल्ड है। कोई चाइल्ड अब टैक्स पेयर के साथ नहीं रहता है क्या, ये भी हमें पूछना है। हो सकता है कि उनका डाइवोर्स हो गया हो और कोई चाइल्ड मदर के पास हो। चाइल्ड सपोर्ट कैसा है, पेड है या फिर रिसीव्ड है? अगर आप किसी फीमेल का या फिर मेल का किसी का भी टैक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप पे कर रहे हैं उसका या फिर रिसीव कर रहे हैं किसी और पर्सन से, ये भी पूछना चाइल्ड सपोर्ट के लिए। पेरेंट्स को सपोर्ट दिया कि नहीं दिया, ये भी ज़रूरी है। कोई डिपेंडेंट अब स्टूडेंट हो गया कि नहीं हो गया, यानी कोई चाइल्ड है वो अभी भी बेबी है या फिर वो अब स्कूल जाने लगा है, ये सब हमें पूछना होता है। तो IRS के ट्रैप क्या होते हैं? हेड ऑफ हाउस होल्ड HOH, क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी डिपेंडेंट प्लस रेसिडेंसी प्लस सपोर्ट टेस्ट के बेस्ड में। अब स्टेप 3 हम समझते हैं यहाँ पे। स्टेप 2 उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। स्टेप 3 है जॉब एंड इनकम इंटरव्यू। अभी तक हमने उनका सब पर्सनल पूछा था, बच्चे कितने हैं, अभी कितने साथ में हैं, बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, आप अभी भी साथ रहते कि नहीं रहते हैं, आपकी वाइफ आपके साथ है कि नहीं है, कोई नया बच्चा बोर्न हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। अब हमारा है कि हाँ जो स्टेप 3 जॉब एंड इनकम इंटरव्यू, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है हमारा कि कैसी जॉब है आपकी, क्या इनकम है आपकी, ये सारी चीज़ें तो हमें ही पूछनी होंगी ना, क्योंकि हम ही तो उनका टैक्स प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आज के क्या करना है? वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है। ऑल W2 एम्प्लॉयर्स, ये W2 एक फॉर्म है, इसे हल्के में नहीं लेना, ये बहुत ही डिटेल्ड बेसिस है, ये बस आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। अभी इसी के सराउंडिंग सारी चीज़ें वेरी करेंगी, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, W2 को भी ध्यान में रखिएगा, ये आगे आएगा भी। पार्ट टाइम है आपकी जॉब या फिर सीजनल है या फिर टेम्परेरी जॉब है या फिर फुल टाइम जॉब है। उसके बाद आपकी गिग इनकम कैसी है? हो सकता है कोई जॉब के बाद ओला उबर चलाता हो, कोई जोमेटो स्विगी चलाता हो, है कि नहीं, कोई डोर डैश या फिर मीशो में वर्क करता हो, कोई फ्लिपकार्ट में अमेजोन में वर्क करता हो, ये हमारी गिग इनकम हो गई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भैया कैश जॉब्स है या फिर सर्विसेज हैं, आप मतलब कि पेड हैं या फिर आप सर्विसेज देते हैं, जैसे ट्यूटर हैं, ब्यूटी है, रिपेयर है, इस टाइप का। सेलिंग गुड्स, ये टाइप हैं भाई इनकम वाले, कि हाँ फेसबुक मार्केट प्लेस से कुछ कोई आप चीज़ें बेच रहे हैं, फिर अमेजोन मीशो पे कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, फिर क्रिप्टो से आपका कुछ अर्निंग हो रहा है, यानी 1099B
एंड 1099K ये आगे आएगा। ये दो फॉर्म है, 1099 सीरीज़ है एक, जिसमें हमें करीब करीब 20 से 25 फॉर्म पढ़ने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वहाँ की। अभी हम लोग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट में पढ़ रहे हैं, उनका इनकम के बारे में जान रहे हैं, वेजेज एंड इनकम के बारे में। अब बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पूछ लो। इतना सब कुछ तो पूछ लिया आपने, अब बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पूछना है कि हाँ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, SIP वगैरह कर रखी कि नहीं है, डिविडेंड कैसा है, ट्रेडिंग करते हो नहीं करते हो, प्रॉफिट है लॉस है, एंड ब्रोकरेज 1099 भी, इसका भी आपको एक फॉर्म लेना है। तो ये सारी चीज़ें फिर बता रहा हूँ, वर्बली रिलाई नहीं करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जो भी टैक्स पेयर बोलेगा उसका आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको भरोसा ही नहीं करना है। इसी के बेस पे सारे MCQ बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब IRS एक्सपेक्टेशन फॉर EAs। IRS हम लोगों से क्या मतलब उम्मीदें लगा के बैठा है, इनरोल्ड एजेंट से वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि टैक्स पेयर नहीं याद है कह सकता है, बट ये मस्ट आस्क फॉलो अप क्वेश्चन। ये को उनसे फॉलो अप क्वेश्चन जानने हैं, सारे उनके इनकम के सोर्स जानने हैं, ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। लाइफ चेंज ऑलवेज अफेक्ट टैक्सेस आस्क, किसी के हाँ। स्टेप 4 है लाइफ चेंज इंटरव्यू। IRS चेंज बेस्ड मेथड, ये होता है कई सारे टैक्स पेयर के साथ, तो इसको थोड़ा समझते हैं। न्यू जॉब है, पूछो उनसे कोई न्यू जॉब है कि नहीं है, कि वही जॉब पे भी हैं। मूव टू न्यू स्टेट, किसी नए स्टेट में गए, होता रहता है कि हाँ अगर हम प्राइवेट सेक्टर में फिर गवर्नमेंट में भी है, किसी अदर स्टेट में हमारी पोस्टिंग हो गई। मैरिज, डाइवोर्स, सेपरेशन, शादी हुई आपकी या फिर आपका डाइवोर्स हो गया, ये भी पूछना है। चाइल्ड टर्न्ड 18, आपका चाइल्ड अभी 18 का हुआ कि नहीं हुआ, 24 का हुआ कि नहीं हुआ, ये भी सब पूछना है। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ये सब भी पूछना है। लास्ट जॉब क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या अभी आपका, ये सब भी पूछना है। इनहेरिटेंस पूछना है। डेप्ट फॉरगिव, ये भी पूछना है कि क्रेडिट कार्ड, लोन, इन सब के बारे में भी आपको पूछना है। इंश्योरेंस पे आउट, इंश्योरेंस से कुछ मिला क्या, ये सब भी पूछना है। नेचुरल डिजास्टर लॉस, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, तो इसका भी हमें आस्क करना है। ये सब फाइलिंग स्टेटस, क्रेडिट्स, डिडक्शंस का डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी इन सबको इतना डिटेल में आगे पढ़ेंगे जिसका कोई जवाब नहीं। इन सबको बहुत ध्यान से रखना। स्टेप 4 है IRS की गाइडलाइन का। अब हम आते हैं स्टेप 5 पर, डिडक्शन एंड क्रेडिट इंटरव्यू, एलिजिबिलिटी चेक। भाई एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तभी तो उन्हें डिडक्शन कुछ प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर वो एलिजिबल ही नहीं है और वो आस्क कर रहे हैं किसी डिडक्शन की, तो आप कैसे दे देंगे। आप इनरोल्ड एजेंट हैं, IRS ने आपको लाइसेंस दिया है आपको टैक्स प्रिपेयर करने का, लेकिन आप IRS के गाइडलाइन थोड़ी ना चेंज कर दोगे। तो इसको समझते हैं। IRS ये एक्सपेक्ट करता है कि ये ब्लाइंडली स्टैंडर्ड डिडक्शन ना यूज करे। आस्क कर भी नहीं सकते भाई, हम लोग ये बनने वाले हैं, हम लोग ब्लाइंडली डिडक्शन यूज नहीं कर सकते हो। इतनी पेनल्टी मारेगा ना IRS कि होश ठिकाने आ जाएंगे सबके। तो इनके बारे में समझो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमिसेस, सॉरी पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। इंश्योरेंस प्रीमिसेस, हॉस्पिटल बिल्स, प्रिस्क्रिप्शंस, इन सब के बारे में जानना है, लेकिन हाँ वो ऑथेंटिक होने चाहिए। होम ओनरशिप, आपने घर दिखाया, आपका ओनरशिप क्या, मॉर्टगेज, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड प्लॉम सेल्स, सॉरी ये क्या लिखा है यार, एंड प्लॉम सेल्स, टैक्स पेड, टैक्सेस पेड, इसके बारे में भी जानना। स्टेट टैक्स, लोकल टैक्स, 1099G, स्टेट रिफंड, चैरिटी के बारे में आपको जानना है। रिसीप, कैश एंड नॉन कैश, आस्क डोनेशन, एजुकेशन में ट्यूशन, 1099T, बुक्स, इनके बारे में जानना है। चाइल्ड केयर में डे केयर, बेबी सिटर, ये लीगल है, एंड प्री स्कूल, ये सारा हमारा आ गया आपका स्टेप 5 में। ये सारा हमारा पार्ट है स्टेप 5 का। अभी इसका एक चीज़ और बचा है, रिटायरमेंट, IRA, ग्रोथ कंट्रीब्यूशन, ये सारे टॉपिक हैं, ये बड़े डिटेल्ड टॉपिक है, इन्हें आगे समझना है। अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू मिल रहा है इसका।
स्टैंडर्ड वर्सेस आइटमाइज्ड, लार्जर डिडक्शन विंस। इसका पूरा पूरा सेक्शन है भाई, डिडक्शन का चैप्टर है लंबे लंबे इसके, तो इसको हम आगे समझेंगे। स्टेप 6, 7 स्टेप मैंने बताया था, ये स्टेप 6 है। प्रियर ईयर रिटर्न रिव्यू, जो इसके पहले वाले साल में उसने रिटर्न भरा है उसका भी हमें एक बार रिव्यू करना है, वर्बली उस पर भरोसा नहीं करना है। IRS के रूल्स क्या हैं? प्रियर ईयर रिटर्न मस्ट बी कंपेयर्ड, मिसिंग कैरी फॉरवर्ड चेक करो, रिफंड क्रेडिट डिडक्शन पैटर्न चेक करो, इनकम मिसमैचेस आइडेंटिफाई करो। सबसे ज़्यादा झोल यहीं पर करते हैं ये टैक्स पेयर, इनकम मिसमैच होती है, कितना छुपाएंगे इतना छुपाएंगे पूछो ना। लेकिन इनटेक शीट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इनटेक शीट क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उनसे पूछो भाई लास्ट ईयर के रिटर्न में कुछ इशू था, कोई लेटर IRS से आया यानी कोई नोटिस आया क्या, रिफंड मिला था या टैक्स ड्यू है आपका। यहाँ से फ्रॉड रिस्क और मिसमैच दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों ज़रूरी हैं कि फ्रॉड तो नहीं कर रहा है फ्रॉड रिस्क और मिसमैच ये दोनों यहीं से पकड़ोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपके लिए। एंड हमारा 7th स्टेप है रेड फ्लैग चेक, IRS फ्रॉड डिटेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। रेड फ्लैग चेक, ES should detect प्रॉब्लम बिफोर फाइलिंग रेड फ्लैग्स। डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, ये रेड फ्लैग में आता है। ह्यूज डिडक्शन विदाउट प्रूफ, आपने डिडक्शन दे दिया बिना प्रूफ के, ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी का हम टैक्स भरने जा रहे हैं। इनकंसिस्टेंस इनकम, अगर इनकंसिस्टेंस है यानी इनकम उनकी इनकंसिस्टेंट है तो ये हमारे लिए रेड फ्लैग है। टू मैनी डिपेंडेंट्स, शो तो कर दिया टू मैनी डिपेंडेंट्स बट प्रूफ हमें मिलना चाहिए। EIC विदाउट रेसिडेंसी प्रूफ, EIC के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्न इनकम क्रेडिट एंड मल्टी स्टेट वर्क मिसमैच, कभी वो न्यूयॉर्क में है कभी फ्लोरिडा में है तो इसका मिसमैच होगा। सडन ड्रॉप इन इनकम, अचानक से उनकी इनकम कम हो गई ऐसा वो दिखा रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए रेड फ्लैग हैं। कैश बिजनेस विद लो प्रॉफिट, वो कैश बिजनेस तो कर रहे हैं, बहुत ही लो प्रॉफिट दिखा रहे हैं लेकिन उनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो ये भी हमारे लिए रेड फ्लैग है। शेड्यूल सी फेक लॉस, शेड्यूल सी आगे हम पढ़ेंगे जाके, इसमें फेक लॉस दिखाया, मतलब लॉस नहीं हुआ, ज़बरदस्ती का फैक्ट्री में आग लग गई, एम्प्लॉय चले गए, भूकंप आ गया, ये सारी चीज़ें बता दी उन्होंने। क्रिप्टो ट्रेडिंग नॉट डिस्क्लोज, अब उन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग की लेकिन उसके बारे में बताया नहीं। ये स्टेप्स EA को ड्यू डिलिजेंस एंड पेनल्टीज से प्रोटेक्ट करता है। ये सारे रेड फ्लैग हैं, इन्हें जानना है, और भी सारे हैं, समझेंगे इनको आगे चल के MCQ में। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर यहाँ तक हमारा वीडियो देखा और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो यार, आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, लाइक करो शेयर करो, कोई अगर कमी लग रही हो तो कमेंट करो, ये आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। IRS तो नहीं हूँ मैं, लेकिन आपसे ये सारी उम्मीदें मैं करता हूँ। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।